नमस्कार दोस्तों और दोस्ती यही नहीं हो और लाना पड़ता है नेल पॉलिश और लिपस्टिक जब घर में आती है वाइफ। हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो क्लास 9th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके सभी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले केवल इस एक वीडियो में। तो अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट पढ़ना तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बेसिकली केवल सेल के बारे में। अब ये सेल होती क्या है? सेल का मतलब होता है हिंदी में कोशिका। अब ये कोशिका क्या होता है? तो देखिए कोशिका का मतलब ये होता है जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का कोई भी अंग ले लीजिए, उस अंग का सबसे छोटा जो भाग होता है उसी को हम सेल कहते हैं। अब चाहे आप हमारा मुंह ले लीजिए, चाहे फेफड़ा ले लीजिए, चाहे पेट ले लीजिए, चाहे किडनी ले लीजिए, चाहे मतलब शरीर का सबसे छोटा भाग जो होगा वही सेल कहलाता है। अब जैसे कि मान लीजिए हथवा है, अब इस हथवा से मैं हल्का सा सबसे छोटा सा भाग ऐसे काट के निकाल दूँ, वही सेल कहलाता है। इसी के बारे में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। अब जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो सब सेल से बने हुए होते हैं, चाहे हम हो, चाहे बर्धा हो, चाहे गधा हो, चाहे छछून्नर हो, चाहे बिलार हो, चाहे कुकुर हो, सब चीज़ सेल से बना हुआ है जिसमें जान है। चाहे पेड़ क्यों ना हो, चाहे बैक्टीरिया क्यों ना हो, चाहे फंगी क्यों ना हो, चाहे एल्गी क्यों ना हो, यानी कि जितने जिसमें जान है वो सब सेल से बने हुए हैं। अब इस सेल की खोज किए थे एक तो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही खोज किया था सेल की और किए थे 1665 में। और इन्होंने जो सेल देखा था वो देखा था कॉर्क में। कॉर्क का मतलब होता है पेड़ का छिलका। अब जैसे कि मान लीजिए आप कभी कभार गुस्साते उस्साते होंगे ना, तो चले जाते हो पेड़ ओड़ के नीचे बैठ जाते होंगे, आम उम पेड़ के नीचे, और उसके बाद पेड़ों को नोचते रहते होंगे, इसे करोते रहते हैं। तो जब करोते हैं तो हाथों में कुछ छिलका उलका आ जाता है, उसका छाल ओल आ जाता है, तो वही छलवा क्या कहलाता है? कॉर्क कहलाता है। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे शायद ये भी गुस्सा उस्सा होंगे अपनी वाली से, चले गए होंगे पेड़ ओड़ के नीचे बैठे होंगे, फिर आ गए घर पेड़ के छिलकों को लेकर, और इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे वो कॉर्क को रखा, उस पेड़ के छिलकों को रखा, और उसके बाद देखा कि इस पेड़ के छिलके में तो सेल हैं, क्योंकि पेड़ का छिलका आया कहाँ से था? पेड़ से आया था। और पेड़ क्या है? लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग वो सब सेल से बने हुए हैं। तो जो इन्होंने पेड़ के छिलकों में देखा कि भैया सेल हैं। अब ये जो सेल थी ये मरी हुई सेल थी, और इन्होंने जिस माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था इस सेल को, वो माइक्रोस्कोप को इन्होंने खुद बनाया था। ऐसा नहीं कि बाजार से उस माइक्रोस्कोप खरीद के लाए थे। अब जो सेल होती है ना उसको आँख से आप नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। हमारे शरीर में भी इसी तरीके की सेल पाई जाती हैं जो कि हम आँख से नहीं देख सकते। अब इन्होंने जो सेल देखी थी ना वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही थी, इसमें जो छोटे छोटे बिंदु हैं ये सब सेल हैं। अब ये सेल जो होती हैं अभी कई काम करती हैं, उसी काम के बारे में पढ़ना है। अभी जो सेल दिख रही थी ये ना, ये कुछ हनी कॉम्ब की तरह दिख रही थी। हनी कॉम्ब का मतलब ये होता है मधुमक्खी छत्ते की तरह दिख रही थी। जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये कुछ मधुमक्खी छत्ते की तरह दिख रही है, इसीलिए रॉबर्ट हुक ने कहा कि मधुमक्खी छत्ते की तरह थोड़ा दिख रहा था। अब ये जो इसमें छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वही सब सेल हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर के भी अंदर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आँख से नहीं देखा जा सकता। अब ये जो सेल, रॉबर्ट हुक ने जो नाम रखा था सेल, अब ये जो सेल है ये लैटिन भाषा है, लैट्रिन नहीं लैटिन भाषा है। इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, यानी कि छोटा सा कमरा। इसमें जैसे कि ये छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं तो रॉबर्ट हुक ने कहा भाई ये छोटे छोटे कमरे हैं। अब देखिए, अब आप जानते हो रॉबर्ट हुक ने तो भैया मृत्यु सेल की खोज की थी। कोई ना कोई जीने वाली सेल की खोज किया होगा, कोई ना कोई सबसे पहले देखा होगा। तो वो देखे थे, एक तो साइंटिस्ट है लेवेनहॉक, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। देखिए इनका नाम है लेवेनहॉक, और इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। और इन्होंने की थी भैया 1674 यानी कि 1674 में इसकी खोज की थी। और इन्होंने जहाँ खोज किया था वो पॉन्ड वाटर में किया था। पॉन्ड वाटर का मतलब ये है तालाब के पानी में। अब ऐसा नहीं कैसे जा हो रहे थे तालाब वालाब के किनारे तो देख लिए सेल है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप आँख से तो सेल को देख नहीं सकते। तो इन्होंने जहाँ पनिया वनिया ले गए होंगे अपने घर और माइक्रोस्कोप के नीचे ऊँचे रखे होंगे, नीचे रखने के बाद इन्होंने देखा कि उसमें सेल है। तो इस तरीके से इन्होंने लिविंग सेल की खोज की होगी। अब देखिए ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सारे सेल से बने हुए होते हैं। मैंने बताया ही आपको। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यह हमारे जीवन की सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। यानी कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो शरीर है, इस शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मानव शरीर में केवल एक सेल पाई जाती है, कई करोड़ों अरबों खरबों सेल पाई जाती हैं, और उनका अलग अलग काम भी होता है। देखिए वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी, हम जो ह्यूमन बॉडी होते हैं उसमें वेरियस टाइप की सेल पाई जाती हैं, कई प्रकार की सेल पाई जाती हैं।
जैसे कि हो गया न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल का मतलब ये होता है कि जो हमारे दिमाग में सेल पाई जाती हैं। अब जो दिमाग में सेल पाई जाती हैं वो सोचने में हेल्प कराती हैं। जैसे कि सोच रहे हो अरे मेरी वाली क्या कर रही होगी, तो ये कैसे सोच रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, ये कौन सोचवा रहा है, तो न्यूरॉन सेल सोचवा रही हैं। अब जैसे कि बोन सेल हो गया, बोन सेल का काम होता है हमें भैया ताकत वकत मतलब मजबूती प्रोवाइड कराना, तो बोन हमें मजबूती प्रोवाइड कराता है बोन सेल। ब्लड सेल हो गया, ब्लड सेल यानी कि जो खून में हमारे सेल पाई जाती हैं, तो जो खून में सेल पाई जाती हैं उसका अलग काम होता है, बोन सेल का अलग काम होता है, न्यूरॉन सेल का अलग काम होता है। कि आप खूनवश थोड़ी ना सोचते हो, आप तो दिमाग से सोचते हो और दिमाग में न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं। आ गया मसल सेल। मसल्स का मतलब क्या है, मांसपेशियों में जो सेल पाई जाती हैं उसका अलग काम होता है। स्पर्म हो गया, स्पर्म ये केवल मानव में पाया जाता है, यानी कि आदमी में पाया जाता है, मनई में पाया जाता है, औरत में नहीं पाया जाता। अब ये जो स्पर्म होता है इसके बारे में बहुत लोग डिटेल से जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे जो सीधे साधे होंगे। अब देखिए ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कराता है, इसके बारे में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ओवम हो गए, ये केवल महिला में पाया जाता है, आदमी में नहीं पाया जाता, ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प कराता है। अब देखिए, अब आप जान गए बेसिक के बारे में सेल के, तो अब हम समझेंगे कि कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर उनको हम नंबर ऑफ सेल के बेस पर कैटेगराइज करें। तो ऐसे दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से बना हो, उसी को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसको हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सिंगल सेल से बना हो उसी को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम होगा, प्रोटोजोआ हो गया, ऐसे कई प्रकार के होते हैं। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये केवल एक सेल के बने होते हैं और इसी एक के सेल में ये अपना खाना पीना, नहाना धोना, लैट्रिन बाथरूम, टहलना, ये सारा काम ये लोग एक के सेल में कर लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, टहल वहलेगा, एक के सेल का है, खाना पीना लैट्रिन वोट्रिन सब उसी में कर लेता है। और बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने हो, कई सारे सेल से बने हो, उसी को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्म दैट कंपोज्ड बाय मल्टीपल सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने उसी को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन हो गए यानी कि आप लोग हो गए, डॉग हो गए, मतलब मैं नहीं दूसरा को, जैसे डॉग हो गए, तो ये सब क्या है, ह्यूमन क्या है, हम लोग अरबों खरबों सेल से बने हैं। डॉग क्या है, अरबों खरबों सेल से बना है। डोंकी गधा क्या है, अरबों खरबों सेल से बना है। ट्री अरबों खरबों सेल से बना है। और भी ऐसे जितने भी हैं वो सब क्या हैं, सब मल्टीपल सेल, मतलब मल्टीपल सेल से बने, इसलिए वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अब आप जान गए क्या होता है यूनिसेलुलर, क्या होता है मल्टी सेलुलर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेल के बारे में। एक सेल, जैसे कि मान लीजिए ये मेरी शरीर है, इसमें से मैंने एक छोटा सेल निकाल लिया और उस छोटे सेल को मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया। ये मान लीजिए गोला एक सेल है। अब ये सेल के अंदर कई चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि आप इमेज देख रहे हो, ये एक सेल है, इसके अंदर कई रंग बिरंगे चीज़ें मौजूद हैं। इन रंग बिरंगी चीज़ जो हैं इनका कई कई अलग अलग काम होता है। अब इसी काम के बारे में हमें पढ़ना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन से, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम एक नाम से और जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको एक नाम और से जाना जाता है, प्लाज्मा लेमा, या 3-4 नाम से इसको जाना जाता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये होता क्या है। देखिए जो सेल होता है, जो सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है उसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि ये मान लीजिए सेल है, तो ये जो लाइन है ना, यही लाइनिंग सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, यानी कि एनिमल प्लांट दोनों में होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये प्रोटीन से बना होता है और लिपिड से भी बना होता है। लिपिड से एक प्रकार की फैट होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल के अंदर केवल अच्छी चीज़ को अंदर जाने देगा और ख़राब चीज़ को बाहर जाने देता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन सेल के लिए अच्छा है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा, ठीक। और मान लीजिए अंदर वो मान लीजिए CO2 मौजूद है। अब CO2 क्या है, ये ख़राब चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है ये बाहर जाने देगा सेल से CO2 को। अब आप सोचोगे कैसे बाहर जाने देगा, ये तो पूरा बंद है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसके बीचों बीचों में हल्का हल्का ऐसे ऐसे क्या होता है, गैप होता है।
और इसी गैप के माध्यम से जो चीज़ें हैं वो अंदर बाहर आ जाती हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जो चीज़ें आती हैं वो दो प्रोसेस से आती हैं। एक प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूज़न, एक प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस। अब ये डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अगर कभी भी सेल के अंदर कोई सब्सटेंस जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन जा रहा है, तो जब कोई सब्सटेंस जाता है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, हाइयर कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि कहीं ज़्यादा हो और वो कम की ओर जा रहा हो, इसी को हम हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कहते हैं। मान लीजिए सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और बाहरवा हुमच के ऑक्सीजन भरा हुआ है। मान लीजिए इधर हुमच के ऑक्सीजन है लेकिन सेल के अंदर ऑक्सीजन है भी नहीं किया, तो सेल क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर आने देगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन एक तो सब्सटेंस है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में जा रहा है, इसी को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। समझ गए। और अब बात आती है ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है जब कभी कोई लिक्विड जाता है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। मान लीजिए सेल के अंदर पानी कमी हो गई, मान लीजिए सेल के अंदर पानी कमी हो गई और बाहरवा हुमच के पानी भरा हुआ है, सेल के बाहर बहुत ज़्यादा पानी है, सेल के अंदर पनिया नहीं है, तब क्या होगा, पनिया जो है ना वो रसा रसा का अंदरवा जाने लगेगा सेल के। और कैसे जाएगा, तो यही जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदरवा जाने देगा, क्योंकि सेल के अंदर पानी कमी है, तो जो पनिया रसा रसा का अंदरवा जाएगा उसी को ऑस्मियोसिस कहते हैं। तो दो प्रकार से अंदर बाहर चीज़ें होती हैं। अब आप जान गए होंगे। अब सेल मेम्ब्रेन यही सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं सेल की, और इसका काम क्या होता है, ये अच्छी चीज़ को अंदर जाने देता है, ख़राब चीज़ को बाहर फेंकता है। यानी कि सेलेक्टिव चीज़ को अंदर जाने देगा, सेलेक्टिव चीज़ को बाहर जाने देता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये फ्लेक्सिबल भी होता है, इसको मोड़ा ओड़ा भी जा सकता है। और तो और ये सेल मेम्ब्रेन का एक और काम होता है कि जो सेल के अंदर चीज़ें मौजूद रहती हैं उनको बाहर के इन्वायरमेंट से बचा कर रखता है। अगर मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन वो टूट जाए, एकदम से इसे टूट जाए, टूटने के बाद क्या होगा, इसके अंदरवा जवन चीज़ भरा वो भलभलाक बाहरवा गिर जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि कौनो चीज़ बाहर न गिरे, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को बनाया गया। अब बात करते हैं क्या होता है सेल वॉल। तो ये सेल वॉल भी सेल में पाया जाता है, लेकिन केवल ये प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, यानी कि हम लोग हो गए, गोरू हो गया, बरधा हो गया, बिलार हो गया, छछून्नर हो गया, कुकुर हो गया, इन सब में ये सेल वॉल नहीं पाया जाता, केवल ये प्लांट सेल में पाया जाता है। और यह जो सेल वॉल होता है, अब प्लांट सेल में कहाँ पाया जाता है इसको समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो सेल वॉल की होती है, यानी कि यही है सेल वॉल। अब बहुत से लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो पाई जाती है। देखिए ये ऊपर वाली सेल वॉल है, इसके अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल दोनों पाया जाता है, और एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये सेल वॉल नहीं पाया जाता। और यह जो सेल वॉल होता है ये बहुत मजबूत होता है, बहुत कठोर होता है। इसीलिए जो प्लांट होते हैं बड़े बड़े वो सारे बहुत मजबूत होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। अब जैसे कि अगर आप अपना हाथ होता है इसे दबाएंगे दब जाएगा, पेट और दबाएंगे दब जाएगा, लेकिन अगर जा कोनो पीपल के पेड़ के इसे पकड़ के दबाइए, क्या दबेगा? नहीं दबेगा, क्योंकि उसमें सेल वॉल पाया जाता है, ये बहुत मजबूत होता है। इसीलिए प्लांट भी बहुत मजबूत होते हैं। अब देखिए ये जो सेल वॉल है ये आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल है, यानी कि जो प्लांट सेल है उसकी सबसे आउटर कवरिंग कौन सी होती है? ये सेल वॉल की होती है। ये जो सेल वॉल है ये प्लांट में पाया जाता है और एनिमल में नहीं पाया जाता। सेल वॉल जो है बना होता है सेलुलोज से, और यह जो सेल वॉल है ये बहुत रिजिड होता है, यानी कि बहुत कठोर होता है। ये जो सेल वॉल है ये बहुत स्ट्रांग होता है। यह जो सेल वॉल है ये पोरस भी होता है। पोरस का मतलब ये है ये जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अंदर आ जाने देता है सेल के, और ख़राब चीज़ों को बाहर आने देता है सेल के। यानी कि मान लीजिए अगर सेल के अंदर पानी की ज़रूरत है तो ये सेल वॉल भी पानी को जाने देगा, भले कठोर है लेकिन जाने देता है। अच्छा लड़का है, मतलब अच्छा है ये जो सेल वॉल है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखिए जब दो सेल प्लांट में जब दो सेल जॉइन होती है ना, तो उसके बीच में एक तरल टाइप का पाया जाता है जिसको कि हम लैमेली कहते हैं। लैमेली का मतलब क्या है? देखिए जैसे कि मान लीजिए एक ठो सेल है ये, मान लीजिए, ठीक है, और मान लीजिए ये एक ठो सेल है। अब इसके बीच में हल्का सा क्या है? गैप है, और इस गैप को भरता है एक ठो तरल,
और ये मान लीजिए वो तरल है, और इसी तरल को हम लैमेली कहते हैं। जान गए लैमेली क्या होता है, यानी कि जब दो सेल होती हैं, उन दो सेल के बीच में एक हल्का सा तरल टाइप का पाया जाता है, उसी को हम लैमेली कहते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं ये जो सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करता है। लगभग आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जान लेते हैं। देखिए, इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड डेफिनिट शेप एंड स्ट्रेंथ, यानी कि जो प्लांट है उसको एक डेफिनिट शेप आकार देता है, और स्ट्रेंथ है यानी कि ताकत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। और देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो भगवान है यार, वो तो हम लोग के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी है। प्लांट को दोनों दिए हैं, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल दोनों दिए हैं, हम लोग को केवल सेल मेम्ब्रेन दिए हैं और हम लोग को कमज़ोर बना दिए। हम लोग को अगर सेल वॉल दे देते तो क्या कोनो घाटा हो जाता भगवान का? तो घाटा हो जाता, क्योंकि अगर हम लोग को सेल वॉल दे दिया जाता ना, तो हम लोग भी बहुत स्ट्रांग हो जाते। और जब कभी आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है ना, तो उसका देखेंगे हथौड़ा तो जाम होने लगता है। कोई बॉडी बिल्डर आदमी हो तो देखेंगे उसका हथौड़ा ये पीछे ज़्यादा नहीं मुड़ेगा। क्यों नहीं मुड़ेगा? क्योंकि वो ज़्यादा ताकत होने से ना हथौड़ा गोड़ो जाम होने लगता है। देखिए, इसीलिए जो प्लांट है ना, वो चल नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कठोर हो गए हैं। और अगर हम लोग भी ज़्यादा कठोर हो जाते ना, तो गुड़वा को बढ़वे नहीं करता, मुड़वे नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा कठोर हो गया, पाथर की तरह हो गया गुड़वा। इसीलिए भगवान ने हमें सेल वॉल नहीं दिया। और प्लांट को सेल वॉल इसलिए दिया ना, ताकि प्लांट अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि हम लोग अपनी रक्षा खुद कर लेते हैं, कपड़ा पहन के, रजाई उजाई में घुस के, मतलब ठंडी उंडी में रजाई में घुस के, तो हम लोग अपनी रक्षा कर लेते हैं इस तरीके से। प्लांट क्या कपड़ा पहनते हैं? नहीं पहनते। इसलिए प्लांट को भगवान ने सेल वॉल दे दिया ताकि अपनी रक्षा कर सके। और तो और हम लोग क्या करते हैं, अपनी वाली से बतियाएंगे, ऐसे बतियाएंगे, हेलो हाँ क्या कर रही हो, खाना वाना खाई, और ऐसे बतियाते बतियाते क्या करेंगे, गोड़वा से पेड़वा मरबो करेंगे, और बताओ क्या कर रही हो, कहाँ हो, मतलब इस तरीके से बतियाते बतियाते पेड़वक मारेंगे। क्या पेड़वक चोट नहीं लगेगी? तो पेड़वक बचाने के लिए भगवान ने सेल वॉल दिया है। और तो और हम लोग क्या करेंगे, बतियाएंगे, उसके बाद ऐसे नाक उक निकालेंगे, और बताओ क्या कर रही हो, नाक उक निकाल के उसे पोंछ देंगे, छीने को निक के उसे पोंछ देंगे। तो इन सब से बचाने के लिए भगवान ने सेल वॉल दिया है। अब आप जान गए होंगे। अब क्या हम लोग के ऊपर अगर कोनो छीन के उनके, हम लोग तो भैया चटनियाँ देंगे, हम लोग का कपड़ा हम लोग को बचा लेगा उस गंदगी से, लेकिन प्लांट को कोई नहीं बचा पाता। तो प्लांट को बचाता है सेल वॉल, इसीलिए भगवान ने सेल वॉल दिया है। अब देखिए, ये जो सेल वॉल होता है ये भी परमिएबल होता है, ये तो मैंने आपको बताया है। परमिएबल का मतलब ये है कि ये भी अंदर चीज़, अच्छी चीज़ अंदर जाने देता है, यानी कि सेलेक्टिव चीज़ को अंदर जाने देगा, सेलेक्टिव चीज़ को बाहर आने देगा। तो यही काम होता है इसका सेल वॉल का। और किस तरीके से बना है सेल वॉल, क्या काम होता है, कैसे क्या करता है, ये आप जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्या होता है न्यूक्लियस। तो यह न्यूक्लियस भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों में होता है। यहाँ तक कि दुनिया में जितनी लिविंग थिंग है सब के सेल के अंदर यह न्यूक्लियस जरूर होता है। अब यह न्यूक्लियस सेल के अंदर कहाँ होता है, इसको चर्चा करते हैं। यह मान लीजिए एक ठो सेल है। अब इस सेल के अंदर ऐसे बीचों बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इस तरीके से। अब यह जो न्यूक्लियस है ये केवल एनिमल सेल के अंदर बीच में होता है, प्लांट सेल के अंदर बीच में नहीं होता है। प्लांट सेल के अंदर कभी न्यूक्लियस हो यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, यानी कि उसका जगह फिक्स नहीं होता है। प्लांट सेल में बीच में नहीं होता है, एनिमल सेल में बीच में होता है, यही न्यूक्लियस। यह जो न्यूक्लियस, इसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक तो साइंटिस्ट थे। यह न्यूक्लियस प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में भी होता है। यह न्यूक्लियस का काम होता है कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करने का काम यह न्यूक्लियस करता है। मतलब कि ये देखिए, ये मान लीजिए एक तो सेल है। अब इस सेल के अंदर जितनी भी गतिविधियां, जितने भी काम होंगे, उन सबको करवाएगा कौन, ये न्यूक्लियस वो कराता है। अब देखिए, यहाँ पर एक तो सेल है, सेल की इमेज है। अब इस सेल की इमेज में कई सारी चीज़ आपको दिख रहे होंगे, उन सब का अलग अलग काम होता है। अब क्या काम होता है उसको आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ तो काम होता है। तो ये लोग जो काम करते हैं उनको करवाने का काम ये न्यूक्लियस हुआ करता है। तो इसी तरीके से न्यूक्लियस जो है ये पूरे सेल का मालिक होता है। अब एक तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपने, इसका काम क्या होता है, किसी चीज़ को अंदर आने देना, किसी चीज़ को बाहर जाने देना। अब मान लीजिए सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब न्यूक्लियस हर जगह देख रहा है, अरे ऑक्सीजन कमी है, तब ये न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन कहेगा ऑक्सीजन को आने दे, आने दे, आने दे। तब ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन को आने देगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ बाहर जाने देना है तो न्यूक्लियस कहेगा कि ये इसको बाहर जाने दे, तभी सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर जाने देगा। इस तरीके से न्यूक्लियस ऑर्डर देकर पूरा काम कराते रहता है,
इस सेल के अंदर। यानी कि न्यूक्लियसवा कहता है अगर कौनो हमारी इजाज़त बिना हिल दे या ना हमारा फाड़ जावा यानी कि इसी तरीके से न्यूक्लियस पूरा काम करा रहता है सेल के अंदर, इसीलिए इसको मालिक कहा जाता है सेल का। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भैया डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और उस डबल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मतलब देखिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 2 लेयर पाई जाती हैं, 2 परत पाई जाती हैं। एक ठो तो आप ऐसे गोल का देख ही रहे हो, ऐसे एक ठो अंदर वो पाया जाता है, एक और परत होती है, उसी को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उन दोनों परत को। अब देखिए ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अंदर आने देना, कोई चीज़ बाहर जाने देना। जैसे यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन कोई चीज़ अंदर आने देती है, कोई चीज़ बाहर जाने देती है, वैसे यहाँ की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी किसी चीज़ को अंदर आने देगी, किसी चीज़ को बाहर जाने देगी। मान लीजिए न्यूक्लियस को कोई चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए प्रोटीन की ज़रूरत है, तो ये प्रोटीन को अंदर आने देगा, और कोई चीज़ बाहर फेंकना है तो उसको बाहर जाने देगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन काम करती है, किसी चीज़ को अंदर आने देती है, किसी चीज़ को बाहर जाने देती है। यह जो न्यूक्लियस होता है इसके इनसाइड यानी कि अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, देखिए यह जो न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म ये होता है एक पानी टाइप का होता है, रिच्ची से थोड़ा मतलब लिक्विड टाइप का होता है, उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वही जो पानी टाइप का होता है ना, इसीलिए यह जो न्यूक्लियस होता है वो फूला होता है। अगर वही पानी टाइप का निकाल लो ना तो ये न्यूक्लियस पचिक जाएगा, तो इसीलिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म होना ज़रूरी है। अब इसको आप कैसे याद करोगे न्यूक्लियोप्लाज्म को, देखिए न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस, प्लाज्म का मतलब मान लीजिए पानी, पा से प्लाज्म, पा से पानी, तो क्या हो गया, तो यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पानी है उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। समझ गए, पा से प्लाज्म, पा से पानी, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब चलते हैं आगे। देखिए जो न्यूक्लियस होता है ना वो स्टोर करके रखे रहता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। अब यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होता क्या है। देखिए हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं उसी को हम हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब कि ये मान लीजिए एक ठो पेरेंट्स हैं, एक ठो माता पिता हैं, उनके जो बच्चे होंगे तो उस बच्चे में भी वही गुण आएंगे जो उनके माता पिता में थे, इसी को हम हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब इसको और अच्छे समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा हुआ, तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो उससे लोग कहेंगे यार तुम्हारा कनवा तुम्हारे पापा की तरह है, न कि ये तुम्हारे मम्मी की तरह है। तो ये क्यों कह रहे हैं, तो ये इसीलिए कह रहे हैं, यही हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन की वजह से। मतलब जो आपके पिताजी के अंदर गुण थे वही आपके अंदर आएंगे, जो आपकी माँ में गुण थे वही आपके अंदर आएंगे, यही होता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि जब लड़का और बड़ा हो जाता है ना, तब लोग कहते हैं यार तुम्हारा मुँह तुम्हारे पापा की तरह लगता है, तुम्हारा सिनवा तुम्हारे बाबा की तरह लगता है, पेटवा तुम्हारे नाना की तरह लगता है, और अरे यहीं तक रहिए, मतलब देखिए तो इस तरीके से लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब यहाँ पर बाबा नाना को भी क्यों ले आए, अब भैया देखो आप तो मम्मी पापा की वजह से हुए हो तो बाबा नाना क्यों ले आए। तो देखिए इसमें ये है कि आप जो बाबा थे तो बाबा के बच्चे हुए यानी कि पिताजी हमारे, तो हमारे पिताजी के अंदर हमारे बाबा के गुण आए, और जब हम होंगे तो हमारे अंदर हमारे बाबा के भी गुण आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी के अंदर हमारे बाबा के गुण थे। तो इसलिए कभी कभार क्या होता है, लोग कहते हैं यार तुम्हारा कनवा तुम्हारे बाबा की तरह लगता है। अब नाना कैसे आ गए, देखिए जो नाना थे उनकी जो बेटी होंगी वो हमारी मम्मी हैं। अब जो नाना हैं, नाना के जो गुण थे वो हमारी मम्मी के अंदर आए, हमारी मम्मी के गुण हमारे अंदर आए, और हमारी मम्मी के गुण किसके थे, यानी कि हमारी मम्मी के अंदर किसके गुण थे, हमारे नाना के, तो हमारे नाना के भी गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। तो इसी तरीके से यही होता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं। लगभग देखिए जो जैसे पिता का बर्ताव रहता है वैसे लगभग बेटा का भी रहता है। वो बात अलग है कि बेटा जब बड़ा हो उसके बाद समझदार हो जाए, सुधर उधर जाए, वो बात अलग होती है, लेकिन जब बचपन में होता है बच्चा तो शकल वकल लगभग उन्हीं की तरह लगते रहते हैं, माता पिता की तरह। वो बहुत रेयर केस होता है कि मतलब दूसरे की तरह लगता है। देखिए हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इसी को कहा जाता है। अब आप जान गए होंगे, तो यही हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखे रहता है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस की वजह से हम लोग अपने माता पिता की तरह लगते हैं। अब ये जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है न्यूक्लियस के अंदर ना, वो भी एक फॉर्म में रहती है, और उस फॉर्म को हम कहते हैं डीएनए। अब ये डीएनए आप सुने होगे, आरएनए सुने होगे, क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए जो डीएनए होता है इसको की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ये इसी डीएनए के ही फॉर्म में यह जो गुण होते हैं, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है माता से बेटे में। तो यही डीएनए होता है। और जब आप यही डीएनए को मिला दोगे तो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि अरे इनका डीएनए टेस्ट कराओ, पता चल जाएगा इनके पिता हैं कि इनके पिता हैं, मतलब पता कर सकते हो। तो ये डीएनए टेस्ट की वजह, डीएनए ही होता है जो कि ट्रांसफ़र कराता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को। अब डीएनए के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्लास 9th में इतना नहीं है डिटेल में, इसके बारे में आगे कभी चर्चा करी जाएगी अगले क्लास में। देखिए जो न्यूक्लियस होता है वो बनाता है आरएनए बनाता है और प्रोटीन बनाता है। आरएनए और एनए के बारे में आगे पता करिए पढ़ेंगे, बस यहाँ जान लीजिए आरएनए बनाता है और प्रोटीन बनाता है। यह जो न्यूक्लियस होता है वो बनाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में अभी आगे हम चर्चा करेंगे कुछ देर में। जो न्यूक्लियस होता है उसको एक नाम और से जाना जाता है, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। ऐसा क्यों, हेडक्वार्टर क्यों कहा जाता है? हेडक्वार्टर का मतलब क्या है? हेडक्वार्टर का मतलब भैया जहाँ हेड हो, हेड का क्वार्टर हो, तो हेड का क्वार्टर कौन है? यही न्यूक्लियस है, क्योंकि यही सबको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मालिक कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, क्योंकि यही सबको कंट्रोल करता है। अब आप जान गए होंगे कि क्या होता है हेरिडिटरी मटेरियल, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, और न्यूक्लियस का क्या काम होता है, न्यूक्लियस कैसे काम करता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने न्यूक्लियस तो पढ़ लिया, लेकिन अगर हम सेल को न्यूक्लियस के बेस पर डिवाइड करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। अब ये दोनों क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल से शुरू करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसी को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। मतलब देखिए मान लीजिए एक ठो सेल है, उस सेल के अंदर एक ठो न्यूक्लियस है। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बस उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दीजिए तो ये प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। अब देखिए अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा लोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाने से होगा क्या? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब हटा लोगे, यानी कि मान लीजिए यही जो झिल्ली टाइप का है उसको हम हटा देते हैं, तो इसके अंदर को जो सारा सामान है, डीएनए आरएनए जो कुछ भी है, वो सारा ये फैल जाएगा सेला भर में। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से नहीं है, मतलब न्यूक्लियस से पता नहीं चलेगा कहाँ है, वो तो छितराया हुआ रहेगा। अभी आप ही एक पन्नी में टमाटर, गोभी, बैगन, भिंडी, मिर्चा, धनिया सब कुछ ले जाइए, और ले जाते बीचों में फट गया। फटने के बाद क्या होगा? सारा छितरा जाएगा नीचे रोडिया पे, तब एक एक बीनोगे। वैसे यहाँ पर भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, जिसके कारण इसके अंदर का जो सारा सामान है वो सारा ये छितराया हुआ रहता है, जिसके कारण पता नहीं चल पाता न्यूक्लियस वो कहाँ है। तो इसी को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है इसमें, और तो और इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया का अगर आप न्यूक्लियस देखोगे तो आपको ठीक से दिखाई भी नहीं करेगा, कारण कि वो छितराया हुआ रहता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी ऐसा होता है, और भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं ETC। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, बस जस्ट इसी का उल्टा होता है। ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, यानी कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसी को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी कि ये यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस है इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, इसी को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा तो न्यूक्लियर का जो सारा सामान है वो एक की जगह पैक होकर रहेगा, जिसके कारण वो वेल डिफाइंड, यानी कि अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेगा कहाँ यहाँ पर न्यूक्लियस है, उसी को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसका आप डेफिनेशन देखिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है यूकैरियोटिक सेल में, एंड मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट, और एक से ज़्यादा क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ह्यूमन यानी कि हम लोग हो गए, हम लोग में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। एनिमल हो गया, मतलब गोरू, बरधा, भैंस वैंस, इन सब में भी यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ट्री हो गया, अमीबा हो गया, और भी इसी तरीके से कई हैं जिसमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म में क्या होता है। साइटोप्लाज्म देखिए, अगर एक सेल लिए हैं, अब उस सेल को आप कभी सोचे हैं कि वो सेल कैसे फूला रहता है? अब फूला कैसे रहता है यार भाई, हम तो कभी सोचे ही नहीं। अब सोचिए, अब आप सोचोगे इसके अंदर हवा भरी रहती है, तो हवा नहीं भरी रहती है। इस सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जो कि जेली लाइक होता है, यानी थोड़ा चिपचिपाहा होता है, यानी कि ऐसे तो फ्लूइड भरा रहता है इस सेल के अंदर।
और इसी फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी फ्लूइड की वजह से, इसी साइटोप्लाज्म की वजह से सेल को एक आकार मिल पाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इसको समझते हैं। देखिए जो साइटोप्लाज्म होता है, पहले आप इमेज देखिए सेल की। अब इस सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जिसके कारण ये फूला हुआ है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे न्यूक्लियस हो गया, जितने मतलब चीज़ इसमें आपको दिख रहे हैं सेल के अंदर, उसको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये अगर यही साइटोप्लाज्म ना रहे तो ये सारे आपस में टकराने लगेंगे। टकराने की वजह से भैया दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए, जैसे कि अभी आप बैग वैग ले लीजिए और उसमें बर्तन भर लीजिए, फिर उसके बाद चलिए टनटनाएगा। लेकिन अगर उसी बैगवा के बीच, उसी बर्तनों के बीचों में आप कपड़ा वपड़ा डाल दीजिए तो बर्तनों नहीं टनटनाएगा। तो वहाँ पर जो आप कपड़वा डालें हैं वो साइटोप्लाज्म की तरह काम कर रहा है, यानी कि एक दूसरे टकराने से रोक रहा है। वैसे ये भी क्या करता है, एक दूसरे से टकराने से रोकता है। जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म, जो कि टकराने से रोकता है, जो कि डैमेज होने से रोकता है। तो यही काम करता है। दूसरा ये काम करता है कि ये सिग्नल को भी पहुंचाता है। सिग्नल का मतलब क्या, अब जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियस है यहाँ पर। अब न्यूक्लियस को कहना है सेल मेम्ब्रेन से कि ऑक्सीजन को आने दो, मतलब कोई काम कराना है। तो कैसे कहेगा, अब अगर हाथ गोड़ मुंह नाक तो है नहीं कि जाग चल के आराम से कहेगा हे ऑक्सीजन को आने दे सेल मेम्ब्रेन, कह तो पाएगा नहीं। तो कैसे कहता है, तो ये जो न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में सिग्नल छोड़ देता है, जो कि आता है सेल मेम्ब्रेन के पास, और सेल मेम्ब्रेनों को बताता है हे न्यूक्लियस कह रहा है ऑक्सीजन आने दे। तब उसके बाद सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन को आने देता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस जो रहता है वो सिग्नल छोड़ कर सबको बताता रहता है। इसीलिए सारे जो इसमें ऑर्गेनल्स वो सारे तैनात रहते हैं सिग्नल के लिए, सुनते हैं कौन न्यूक्लियस को कुछ इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब देखिए साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, यानी कि जो जेली लाइक फ्लूइड भरा रहता है सेल के अंदर उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा, होल्डिंग ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट, होल्ड करके रखे रहता है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको पकड़ के रखे रहता है, इधर उधर ना भाग पाएँ। और दूसरा, प्रोटेक्ट करके रखे रहता है। तीसरा पॉइंट है इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है अपॉन विच अदर ऑर्गेनल्स कैन ऑपरेट विथ द सेल, यानी कि जितने ऑर्गेनल्स हैं, अदर ऑर्गेनल्स हैं, वो ऑपरेट कर सकें सेल के साथ, यानी कि सेल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकें। मतलब जैसे न्यूक्लियस जो कह रहा है तो लोग उसकी बात माने, तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो ये हमने साइटोप्लाज्म की बात कर ली। अब देखिए, मैंने बताया कि सेल के अंदर जितने चीज़ हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या काम करती हैं। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कि ये कैसे काम करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा इसको क्या कहते हैं, यानी कि इसके भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि ये सेल की इमेज है, अब इस सेल के जो बीच वाला पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके जो किनारे किनारे फैला हुआ है इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और कुछ देखेंगे आईसी का एक बना हुआ है, इसको हम गोल्गी ऑपरेटर्स कहते हैं। और देखेंगे तो चप्पल टाइप का बना हुआ है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और एक तो बिंदु बिंदु इसी टाइप का बना होगा, इसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। और एक तो थोड़ा सा गोल का होगा मोटा सा, उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। और देखेंगे आप एक तो ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में देखेंगे एक तो बहुत बड़ा के होगा, लेकिन वही चीज़ ये वहाँ छोटा होगा, इसको हम वैकुलस कहते हैं। और एक चीज़ होगा प्लास्टिड नाम का, ये प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। अब आप जान गए होंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कि किसको क्या कहते हैं। अब इसके काम के बारे में समझते हैं। तो देखिए, शुरू करेंगे हम राइबोसोम से। अब ये जो राइबोसोम होता है ये भी सेल में होता है, और ये कई ढेर सारे सेल में फैले हुए होते हैं। तो मैं एक तो यहाँ पर बना देता हूँ राइबोसोम्स, ठीक है, ये राइबोसोम्स हो गया। अब ये क्या, इसका क्या काम होता है, तो देखिए ये जो राइबोसोम्स होता है ये मेड अप ऑफ होता है, यानी कि बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है और आरएनए से बना हुआ होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन सब के बारे में आपको आगे डिटेल से पढ़ना पड़ेगा अगली क्लास में। अब बस केवल ये जानिए प्रोटीन से और आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है, और यही राइबोसोम्स जो रहता है ये बनाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यानी कि प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन से बना हुआ होता है और प्रोटीन को बनाता भी है। और ऐसा माना जाता है कि जो सेल भर में जितनी भी प्रोटीन की भरपाई होती है ये राइबोसोम्स ही करता है, क्योंकि बहुत ढेर सारे फैले हुए होते हैं सेल में।
अब राइबोसोम्स की बात होगी, आते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एक नाम से और जानते हैं, ईआर, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। ईआर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतना बड़ा बोलने से बोल दीजिए ईआर, तो क्या ठीक नहीं है? तो ठीक है, तो यहाँ पर हम ईआर बना देते हैं, ठीक है, ईआर। अब ये जो ईआर होता है ये पूरे सेल भर में ऐसे पूरा नेटवर्क की तरह फैला हुआ होता है, जैसा कि आपने इमेज में देखा ही था। और तो और ये जो ईआर होता है ये न्यूक्लियस से भी सटा हुआ होता है। क्यों सटा हुआ है इसके आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब इन सेल है। ये मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स की तरह फैला हुआ होता है सेल में, यानी कि एक ट्यूब की तरह फैला हुआ होता है। और तो और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये केवल प्रेजेंट होता है यूकेरियोटिक सेल में। यूकेरियोटिक सेल यानी कि हम लोग में ये प्रेजेंट होता है, और गोरू, बरदा, बछवा वछवा इहू कुल में होता है, यानी कि यूकेरियोटिक सेल जिसमें पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, यानी कि बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक SER, एक RER। SER को हम इसका फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा RER का होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के होते हैं। अब इसको SER और RER क्यों कहते हैं इसको आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके काम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो SER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बनाता है फैट, लिपिड्स, स्टेरॉयड, ये चीज़ बनाता है। फैट को बनाएगा, लिपिड्स को बनाएगा, स्टेरॉयड को बनाएगा। और जो RER होता है वो केवल प्रोटीन बनाता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। देखिए, मान लीजिए ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब ये मान लीजिए हमारा रफ वाला है, ये खुरदुरा है भैया, और ये वाला चिकना चिकना है। देखिए, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैटरीना कैफ की तरह चिकना चिकना होता है, और ये जो रफ वाला होता है ये इमरान खान की तरह खुरदुरा होता है। कहाँ है? देखिए, ये जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे जो आप ऐसे डॉट देख रहे हो ये और कुछ नहीं है, ये केवल राइबोसोम्स हैं, यही वाले राइबोसोम जो ऊपरा हैं, बिंदी बिंदी टाइप के। तो ये जहाँ पर ये राइबोसोम्स छोटे छोटे हैं इसीलिए ये खुरदुरा हो गया है। खुरदुरा क्यों हुआ है? अभी जैसे क्या होता है ना कि 2-3 दिन लड़कियां ना लगाएं कौनो क्रीम उरीम तो देखिए दाने दाने खुरदुरा खुरदुरा हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ऐसे दाने दाने टाइप के पड़े हैं, वो राइबोसोम्स हैं। और ये जो रहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस जगह रहता है उसको रफ बना देते हैं, इसलिए इसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और उसी बगलिया वाला उस पर नहीं है तो उसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जहाँ पर नहीं राइबोसोम्स रहेंगे वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, अब इसको स्मूथ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये चिकना चिकना होता है। चिकना क्यों होता है? देखिए, कोई चीज़ चिकनी कब होती है? जब एकदम समथाल समतल हो, यानी एकदम प्लेन हो तो एकदम प्लेन होता है। और दूसरी चीज़ ये फिसलान फिसलान भी होता है। कहाँ है? फिसलान इसलिए होता है क्योंकि ये फैट बनाता है, और जो चीज़ फैट बनाती है वो हमेशा फिसलान होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, फैट कहाँ पाया जाता है? जैसे तेल ओल में पाया जाता है। अब तेल क्या है? फिसलान फिसलान होता है, कहीं अब गिरा दीजिए आदमी फिसलने लगेगा। वैसे ये भी जो रफ स्मूथ वाला है ये भी फैट बनाता है, तो इसलिए भी फिसलान फिसलान एकदम चिकन चिकन होता है। और तो और ये लिपिड्स बनाता है, स्टेरॉयड बनाता है। स्टेरॉयड जो रहता है ये हमारे बॉडी वॉडी बनाने में काम आता है। अगर किसी के अंदर स्टेरॉयड नहीं बन रहा तो उसकी बॉडियो नहीं बनेगी। अब ये देखिए, रफ वाला जो रहता है केवल प्रोटीन बनाता है। अब बात करते हैं पूरे के बारे में। देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये एक बहुत अच्छा काम करता है कि अगर सेल के अंदर कोई टॉक्सिक चीज़ आती है तो उसको ये ख़त्म करने का काम करता है। और दूसरा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मैंने बताया कि ये लिपिड्स भी बनाता है और प्रोटीन भी बनाता है। और ये जो लिपिड्स और प्रोटीन है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम करते हैं, यानी कि मजबूती भी देने में काम करते हैं। और तीसरी चीज़, यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी सहायक होते हैं, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन वेक्शन होना है तो ये भी सहायक करते हैं। और चौथी चीज़, यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस तक कोई चीज़ पहुंचाने के लिए भी हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियस को किसी चीज़ की ज़रूरत है, अब वो मजिक लामे है, न्यूक्लियस यहाँ है, मान लीजिए कोनो चीज़ यहाँ है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के जरिए यहाँ तक पहुँचा देगा न्यूक्लियस तक। तो इस तरीके से ये हेल्प भी करता है, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निक लड़किया है। तो इस तरीके से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। अब बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनल्स की तरफ। अब हम बात करते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में। ये क्या होता है? तो ये गोल्गी ऑपरेटर्स प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो मैं यहाँ पर एक ठो बना देता हूँ।
तो ये है गोल्गी ऑपरेटर्स। ये जो गोल्गी ऑपरेटर्स रहता है ये हमारे सेल में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है और इसके किनारे किनारे एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली टाइप की पाई जाती है। यह जो गोल्गी ऑपरेटर्स रहता है पैरेलल अरेंजमेंट में रहता है, यानी कि एक गोल्गी ऑपरेटर्स दूसरे गोल्गी ऑपरेटर्स के पैरेलल में होता है। ये जो गोल्गी ऑपरेटर्स रहता है इसका नाम गोल्गी ऑपरेटर्स क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी खोज किए थे कैमिलो गोल्गी, ये एक तो साइंटिस्ट थे, तो ये अपने ही नमूआ पे इसका नमो रख दिए कैमिलो ऑपरेटर, गोल्गी ऑपरेटर्स। तो वैसे जब आप किसी चीज़ खोज करिएगा आप भी रख दीजिएगा गजोधर ऑपरेटर्स मतलब जो भी रखना चाहिए, तो ये अपने नमोए पे उसका नाम रख दिए। यह जो गोल्गी ऑपरेटर्स है ये बना हुआ होता है ट्यूब्यूल्स यानी कि ट्यूब से, और तो और ये मेम्ब्रेन इसके किनारे किनारे पाई जाती है। और ये जो गोल्गी ऑपरेटर्स रहता है ये पैरेलल अरेंजमेंट में रहता है। अब बात करते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स का काम क्या होता है। तो ये जो गोल्गी ऑपरेटर्स रहता है इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल को इनसाइड और आउटसाइड सेल, यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम ये गोल्गी ऑपरेटर्स करता है। कैसे? अब जैसे कि मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर किसी चीज़ की कमी हो गई तो और उस सेल में वो चीज़ मौजूद है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम एक जगह से दूसरे जगह तक ये गोल्गी ऑपरेटर्स करता है। लेकिन इसका मेन काम होता है कि सेल के बाहर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना। सेल के बाहर का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए अभी हम क्या है, कोई मान लीजिए आदमी दौड़ रहा है, खूब दौड़ा, दौड़ने के बाद क्या होगा, उसका गोड़वा पिराने लगेगा। पिराने का मतलब क्या है? यानी कि उसके पैरों में एनर्जी ख़त्म हो गई, उसका पैरवा चलने लायक नहीं है, लेकिन वो कुछ देर बैठ जाए अगर जाकर तो उसका पैरवा ठीक हो जाता है। यानी कि उसके जो पैर के सेल्स थे उसके सेल्स में एनर्जी ख़त्म हो गई। लेकिन आप देखेंगे तो उसके पैरों में एनर्जी ख़त्म हुई है, लेकिन उसके ऊपर की जितना पार्ट है उसमें तो एनर्जी नहीं ख़त्म हुई है। तो उसके जो ऊपर वाले पार्ट हैं और ऊपर वाले पार्ट के जो सेल हैं उसमें एनर्जी नहीं ख़त्म हुई है। तो यहाँ से न्यूक्लियसवा कहेगा अरे भैया एनर्जी ये ख़त्म हो गई, तो न्यूक्लियसवा बताएगा एनर्जी ख़त्म हो गई। तो यहाँ ऊपर वाले जितने भी गोल्गी ऑपरेटर्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे कि पैरों में एनर्जी ख़त्म हो गई तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर। तो यहाँ जो ऊपरा वाले गोल्गी ऑपरेटर्स हैं ना वो लोग क्या करेंगे, पैर में एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लगेंगे। तो कुछ देर जब आप बैठ जाएंगे ना तो आपका जो गुड़वा है वो ठिका आ जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा, एनर्जी फिर से आ जाएगी, फिर से आदमी दौड़ने लगेगा। तो ये गोल्गी ऑपरेटर्स करता है एनर्जी, प्रोटीन, किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना है तो ये गोल्गी ऑपरेटर्स करता है। ऐसे हाथ हिलाते रहिए, हाथों थक जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाले जितने पार्ट थे ये सब नहीं थके थे, तो यहाँ सब एनर्जी थी, तो गोल्गी ऑपरेटर्स क्या करेगा, यहाँ लाकर एनर्जी दे देगा। लेकिन आप देखेंगे क्या होता है जब आदमी दौड़ता है और कुछ देर आराम करता है, जब थक जाता है तो उसके पूरी शरीर से थकता है। क्यों पूरी शरीर से थकता है? क्योंकि देखिए पैर में एनर्जी ख़त्म हुई तो यहाँ सब की जो एनर्जी थी उसको करो के गोल्गी ऑपरेटर्स ले जाकर पैरों में धर दिया। अब यहाँ की एनर्जी को ले गया तो यहाँ हमारे शरीर में एनर्जी यहाँ तो ख़त्म हो गई। तो क्या होता है, हम तो पैरों से थके ही थे, साथ साथ यहाँ से भी थक जाते हैं क्योंकि यहाँ से भी एनर्जी चली जाती है। तो जब आदमी कोई काम करता है और जब वो थकता है तो पूरे शरीर से थकता है। तो क्यों पूरी शरीर थकता है? क्योंकि गोल्गी ऑपरेटर्स वह एनर्जी ले जाकर वहाँ दे देता है जहाँ पर कमी रहती है एनर्जी की। या एनर्जी को नहीं ट्रांसफ़र करता, ये कई चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। जो गोल्गी ऑपरेटर्स रहता है वो एक और काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। देखिए ये मिडिल लैमर को बनाता है। मिडिल लैमली क्या होता है? मिडिल लैमली जो दो सेल के बीच में थोड़ा सा लिक्विड तरल टाइप का होता है उसी को मिडिल लैमली कहते हैं। और ये लाइसोसोम को भी बनाने का काम करता है। लाइसोसोम क्या होता है अभी जस्ट इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे। क्या जस्ट इसी के बाद चलिए कर ही लेते हैं। देखिए लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम भी हमारे सेल और प्लांट सेल सब में ये मौजूद होता है, चाहे कुकुर बिलार छनछुनर कौनों भी सेल ले लीजिए, कौनों के भी सेल लीजिए, सब में होता है। तो मैं यहाँ पर एक ठो लाइसोसोम बना देता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि आपको एक एक पॉइंट याद रहे कि हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, राइसोसोम पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, ठीक है। अब लाइसोसोम की बारी आती है। तो ये लाइसोसोम जो होता है इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में अभी अगवा जानेंगे तुरंत है। देखिए ये जो लाइसोसोम होता है ना ये कंटेन किए रहता है, अपने अंदर रखे रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम को। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये बहुत खतरनाक एंजाइम होता है, बहुत खतरनाक होता है। यही जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ये हमारे सेल के अंदर ये लाइसोसोम लेकर टहलते रहता है। और ये जो लाइसोसोम होता है ना इसका काम होता है डाइजेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। कैसे? देखिए अब ये जो लाइसोसोम है ये लिया है डाइजेस्टिव एंजाइम।
डाइजेस्टिव एंजाइम लेने के कारण ये जो लाइसोसोम है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उस पर हल्का सा डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देता है, जिसके कारण वो वेस्ट प्रोडक्ट वहीं बढ़ के ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से लाइसोसोम काम करता है। लाइसोसोम ना एकदम डॉन रहता है सेल के अंदर, कहता है अगर कौनो चक्कर पकड़ किया फेंक देंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, मर जाओगे वहीं। इसीलिए कुल मिले डेराक रहते हैं सेल के अंदर। देखिए सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियसवा और सबको डरवा के रखता है लाइसोसोमुआ। तो लाइसोसोमुआ बड़ा खतरनाक है। ये जो लाइसोसोमुआ है ना, कहता अगर गोल्गी ऑपरेटर ठीक से काम नहीं किए ना, दाग देंगे तुम्हारे पर डाइजेस्टिव एंजाइम, मर जाओगे। तो यही का दिन कुल मिला डेराक काम हम करते हैं। अब मान लीजिए गोल्गी ऑपरेटर्स कह रहे हैं यार आज हमारा पेटवा झड़ रहा है, आज हम काम नहीं कर पाएंगे, कहेंगे दें डाइजेस्टिव एंजाइम रिच्ची से, तो इनका पेटवा बंद हो जाता है, अपने आप पे काम करने लगते हैं। तो ये लाइसोसोम जो रहता है ये बहुत अच्छा काम करता है, तभी सेल हमारी अच्छे से काम करती है। और तो और जितने वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उनको भी, जैसे मान लीजिए वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ले जाकर इसे गले मिलेगा, गले मिलेगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम लग जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट खत्म। इस तरीके से लाइसोसोम काम करता है। देखिए लाइसोसोम का कभी कभार घाटा भी होता है। क्या घाटा होता है? कभी कभार क्या होता है ना कि हम लोग गए रहते हैं कहीं अपनी वाली के साथ घूमने उमने, और उसका भैवा देख लेता है उस अपनी वाली का, और क्या करता है, लाता है एक लाठी, मारता है यहीं एक ठो, मारेगा पिछुआ पे, यहाँ मारेगा, ठीक है, हर जगह मारेगा, पिछुआ मारेगा, नहीं अगवा थोड़ी, तो मतलब हर जगह मारेगा। मारने के बाद क्या होता है ना, जब एक ठो लाठी यहीं पड़ती है, करिया हो जाता है, पिठिया करिया हो जाता है। क्यों करिया हो जाता है? क्योंकि जब कौनो आदमी हचाक दे मारेगा यहाँ हाथों अपना, तो जब लठिया लगेगी तो यहाँ पर भी हमारे सेल हैं, तो जब लठिया हचाक दे लगेगी सेल पे ना, क्या होता है कि सेल के अंदरवा वाला जो लाइसोसोमुआ है ना उस पर लग जाता है, लाइसोसोमुआ मर जाता है, लाइसोसोमुआ फट जाता है। जब लाइसोसोमुआ फट जाएगा ना तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सारा पूरा सेलम छितरा जाता है। जब छितरा जाएगा तो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मर जाती हैं, और जब सेल के अंदर जितनी सारी चीज़ें मर जाएंगी ना, धीरे धीरे क्या होता है, करिया होने लगता है। जैसे कि अब कोई चीज़ मान लीजिए सड़ रही है, जब कोई चीज़ सड़ती है तो करिया होती है। तो यहाँ पर जब हमारे लठिया लगी तो लठिया लगने के बाद लाइसोसोमुआ फट गया, लाइसोसोमुआ फट जाएगा तो जो सेला है वो सारे मर जाएंगी। जब सेला यहाँ की मर जाएंगी तो एक दिन बाद, आधा दिन बाद सेला सड़ने लगेगी, तो यहाँ हमारी करिया हो जाता है। क्यों करिया होता है जाने? लाइसोसोमुआ की वजह से। और जब यही करिया हो जाता है ना, तब उसके बाद आदमी गर्म पानी से सेकता है। गर्म पानी जब आदमी सेकता है ना तो यहाँ की जो सेल हैं वो और एक्टिवेट हो जाती हैं। जो मरी हुई सेल हैं उनके किनारे किनारे जो जिंदा सेल हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट होने के बाद देखती हैं अरे हमारे चाचा मर ही गए, जो मतलब जाग सेला देखने लगती हैं। और फिर उसके बाद क्या करती हैं, वो बगल वाली सेल क्या करती हैं, उनको ख़त्म करने का काम करती हैं। अब ख़त्म जब कर देंगे तो यहाँ से धीरे धीरे हमारा कालापन गायब होने लगता है। अब जान के कैसे काला होता है, कैसे क्या होता है, इसलिए कहा जाता है अपनी वाली के साथ ना घूमो, नहीं तो करिए होगा कुल जगह। लाइसोसोम का क्या काम होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम लिए रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट खत्म करता है। इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है, काहे कि मार और देता है कौनों को। अब आप लाइसोसोम तो जान गए होंगे, अब हम बात करते हैं वैकुलस के बारे में। क्या होता है वैकुलस? तो यह वैकुलस भी प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है। तो यहाँ पर मैं एक वैकुलस बना देता हूँ। ये मान लीजिए वैकुलस है। इस वैकुलस का काम होता है शुगर, अमीनो एसिड, वाटर को स्टोर करके रखे रहता है सेल में। क्यों रखे रहता है आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप वैकुलस का इमेज देखिए। ये सेल है, सेल के अंदर वैकुलस है, एक एनिमल सेल एक प्लांट सेल। अब एनिमल सेल में देखेंगे वैकुलस वो छोटा सा है, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ा का है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है ना कि यह जो वैकुलस होता है, ये वैकुलस प्लांट सेल में बड़ा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट को कभी फिक्स नहीं रहता कि इसको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने इसके अंदर वैकुलस को बड़ा बना के रखा है ताकि पानियों को ये ज़्यादा स्टोर करके रख सके। और जब वैकुलस में पानी ज़्यादा स्टोर करके रखे रहेगा तो पेड़ ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा। इसीलिए पेड़ को आप एक हफ्ते तक भी पानी ना दीजिए, लगभग 5-6 दिन पानी ना दीजिए, तब भी वो जिंदा रह लेता है। लेकिन हम लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम लोग में वैकुलस छोटा रहता है और वैकुलस में कम है पानी स्टोर हो पाता है। अब आप जान गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए वैकुलस है, वैकुलस क्या करता है, कंटेन किए रहता है, अपने अंदर रखे रहता है वाटर को, अमीनो एसिड को, शुगर को, और भी इसी तरीके से कई और चीज़ भी रखे रहता है, यानी कि ETC। यह जो वैकुलस होता है ये स्मॉल होता है एनिमल सेल में और लेकिन लार्ज होता है प्लांट सेल में। यानी कि
एनिमल सेल में छोटा होगा, प्लांट सेल में बड़ा होगा। यह जो वैक्यूलस होता है यह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये वैक्यूलस जो रहता है वो अलग काम करता है। अलग काम मतलब ये फूड को स्टोर करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे अमीबा भैया हैं, ये अमीबा भैया छोटे से होते हैं, एक सेल के होते हैं, तो इनके अंदर जो वैक्यूलस होगा ना ये वो काम करेगा फूड को स्टोर करने में। हम लोग में पानी ओनी को स्टोर करता है, शुगर उगर को स्टोर करता है, अमीनो एसिड को स्टोर करता है, लेकिन यही वैक्यूलस हुआ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में फूड को स्टोर करता है। जान गए होगे? तो अब आप समझ गए होगे किस तरीके से वैक्यूलस काम करता है, और यही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में फूड को स्टोर करके रखता है वैक्यूलस। अब चलते हैं अगले सेल ऑर्गेनल्स की तरफ। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यह माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में प्रेजेंट होता है और क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यह माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसको ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसको आगे जानेंगे। लेकिन यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये केवल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यानी कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि हम लोग में यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होता है। जिस तरीके से न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये थोड़ा चप्पल की तरह दिखता है, देख रहे होंगे। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं, ये मतलब प्रोटीन की बनी होती है, और जो अंदर वाली लेयर होती है, इनर लेयर होती है, ये इसको बेसिकली क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। सृष्टि नहीं, क्रिस्टी, ठीक है। जो इनर वाली लेयर होती है उसको क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसके पास डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए जैसे कि मैंने बताया था ये न्यूक्लियस में भी होता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था। अब देखिए, प्रोड्यूस एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी और स्टोर भी करता है एनर्जी को, यानी कि एनर्जी को बनाता भी है और एनर्जी को स्टोर भी करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो एनर्जी होती है ना वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर होकर रहती है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यह जो एनर्जी होती है यह डायरेक्ट एनर्जी के रूप में हमारे अंदर स्टोर नहीं रहती, यह एटीपी के रूप में स्टोर रहती है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी ओटीपी किस तरीके से होता है, क्या होता है, इन सब के बारे में आगे कभी और क्लास में चर्चा होगी। यहाँ पर केवल आपको जान लेना है कि एनर्जी जो होती है एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है बस। और कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी खत्म होती है तो हमारे अंदर भी एनर्जी खत्म होती है। अब बात करते हैं हम प्लास्टिड के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जान गए, प्लास्टिड के बारे में समझते हैं। देखिए, यह जो प्लास्टिड होता है यह प्लास्टिड हमारे अंदर नहीं पाया जाता, ये केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। तो मान लीजिए एक बार ये प्लांट सेल है, तो यहाँ प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है। अब यह जो प्लास्टिड है ये केवल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और इसके पास भी खुद का डीएनए होता है। जैसे कि मैंने बताया न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और उसी तरीके से ये प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए होता है, और ये प्लांट सेल में केवल पाया जाता है प्लास्टिड। यह जो प्लास्टिड होता है ये 3 टाइप के पाए जाते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्रोमोप्लास्ट है, तो क्लोरो और क्रोमो में कंफ्यूज ना होइएगा, और ये ल्यूकोप्लास्ट है। देखिए, इन तीनों का अलग अलग काम होता है। यह जो क्लोरो और क्रोमोप्लास्ट है ना ये दोनों वाइट कलर के होते हैं, और इन दोनों का काम भी सेम होता है। ये हेल्प करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। आप क्लोरोप्लास्ट सुने होंगे, क्लोरोप्लास्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वैसे क्रोमोप्लास्ट भी एक चीज़ होता है, क्या होता है, अरे प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट, तो ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और दोनों वाइट कलर के होते हैं। बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। यह ग्रीन कलर का होता है और ये स्टोर करके रखता है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखने का काम ये ल्यूकोप्लास्ट करता है, और यह तीनों के तीनों पाए जाते हैं प्लास्टिड के अंदर। यानी कि 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों का अलग काम होता है। अब आप जान गए होंगे। अब बहुत से लोग कह रहे हैं सर स्क्रीनशॉट लेना है, तो ले लीजिए, ले लिए। अब चलते हैं आगे।
अब हम बात करते हैं सेल डिवीज़न की। क्या होता है सेल डिवीज़न? तो अभी हमें जितना भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना उड़ाना था वो सब पढ़ लिए। अब थोड़ा सा सेल डिवीज़न जान लेते हैं। तो देखिए, सेल डिवीज़न का मतलब ये होता है कि एक सेल से हूबहू अपनी ही तरह दूसरी डॉटर सेल बना लेना, इसी को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। मतलब कि ये है एक सेल से दो सेल बना लेना, उसी को सेल डिवीज़न कहते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ये सभी के अंदर होता है जिनकी ग्रोथ होती है। यानी कि जैसे हम लोग हो गए ट्री, यानी कि पेड़ पौधे हो गए, कुकुर बिलार छछूंदर, जितने भी केचुआ चूहा कुछ भी हैं जिनकी ग्रोथ होती है, उन सब में सेल डिवीज़न होता है। बिना सेल डिवीज़न के किसी भी की ग्रोथ नहीं होती। अब आप जान गए क्या होता है सेल डिवीज़न, एक सेल से दो सेल बना लेना। देखिए, डिवीज़न ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। अब देखिए, सेल डिवीज़न में दो प्रोसेस होती है, एक होता है कार्योकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। ये दोनों क्या होते हैं, बस यही जान लीजिए काफ़ी है। देखिए, कायरोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, जब सेल डिवीज़न होता है, यानी कि जब एक सेल से दो सेल बनती है ना, तो इस प्रोसेस में जो सबसे पहले डिवाइड होने वाला चीज़ होता है वो होता है न्यूक्लियस। यानी कि जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें सबसे पहले जो डिवाइड होने वाला चीज़ होता है वो सबसे पहले होता है न्यूक्लियस। यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद बाकी सारे डिवाइड होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कायरोकाइनेसिस। न्यूक्लियस ही सबसे पहले डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस का डिवाइड होना ही कायरोकाइनेसिस कहलाता है। डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कायरोकाइनेसिस। बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। देखिए, हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, तो साइटो का मतलब क्या है, जब साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है तब उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। और इसी साइटोप्लाज्म के साथ है ये जितना कुल मिला है ना, ये कुल डिवाइड हो जाते हैं, तब एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ये हम सब के अंदर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप जान गए क्या होता है सेल डिवीज़न, कायरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक ठो सेल लें और उस सेल को वाटर के अंदर डाल दें, वाटर सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, जिसमें कि भैया शुगर या तो साल्ट वोल्ट कुछ भी घोले वोले रहिए, तो व्हाट हैपेंड, क्या होगा उस दौरान। अब एक सेल है, एक सेल तो बहुत छोटी होती है, अब आप पानी उनी में डालोगे आपको दिखावे नहीं करेगा। तो हम मान लेते हैं एक ठो अंडा डाल दिए हैं। एक जो अंडा होता है ना, वो भी एक सेल होता है, आपको पता है कि नहीं, वो भी एक सेल होता है। अब हम मान लीजिए एक वाटर सॉल्यूशन के अंदर एक अंडा डाले हैं, तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में तीन घटनाएं घटती हैं। एक होता है हाइपरटोनिक, ठीक, दूसरा हाइपोटोनिक, तीसरा आइसोटोनिक। ठीक है, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये तीन घटनाएं घटती हैं। इन तीन घटनाओं को क्या कहा जाता है ये जान लीजिए, यही अंतिम टॉपिक है। देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जब अंदर, यानी कि मान लीजिए अंडा है, यानी कि मान लीजिए एक सेल है, अब इस सेल के अंदर मान लीजिए वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि अंदर वाटर बहुत ज़्यादा है और बाहर मान लीजिए ये बहुत कम है। ये बिंदी बिंदी मान लीजिए वाटर है, बाहर मान लीजिए वाटर बहुत कम है, उसका कंसंट्रेशन कम है। तो इस दौरान क्या होगा कि जो अंदर वाला पानी है वो धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगेगा, ताकि कंसंट्रेशन अंदर और बाहर बराबर हो सके। और जब ये अंदर और बाहर कंसंट्रेशन बराबर होगा तो इसी को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि जब अंदर से बाहर की ओर मतलब वाटर फ्लो करने लगेगा, धीरे धीरे जाने लगेगा, इसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और इस दौरान क्या होगा कि ये जो सेल है ये धीरे धीरे पिचकने लगेगा, क्योंकि ये जो पानी है वो अंदरवश बाहर की ओर जा रहा है, यानी कि अंदर से पानी बाहर निकल जा रहा है। तो ये सेल धीरे धीरे पिचक जाएगा। भैया अभी हम लोग के अंदर से सब कुछ निकाल लीजिए, पिचक जाएंगे, वैसे ये भी पिचक जाएगा। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, ये मान लीजिए एक ठो सेल है, इस सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन बहुत कम है, पानी बहुत कम है, बाहर लेकिन एकदम हुमच के पानी भरा हुआ है। इस दौरान क्या होगा, तो इस दौरान ये होगा कि जो बाहर वाला पानी है वो अंदर जाने लगेगा, ताकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होने लगे, और इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस दौरान क्या होगा कि ये जो सेल है ये धीरे धीरे फूलने लगेगी, क्योंकि इसके अंदर पानी आने लगेगा। अब देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अंदर एक ठो सेल है और इस सेल के अंदर जितना पानी है उतना ही बाहर है, यानी कि जितना अंदर है इसके कंसंट्रेशन उतना ही बाहर कंसंट्रेशन है। इस दौरान क्या होगा कि जितना पानी अंदर जाएगा रसा रसा के, उतना ही पानी रसा रसा के बाहर वो आएगा, यानी कि ये जो सेल का साइज है ये इतना ही बना रहेगा। इसी को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप जान गए होंगे क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
अब आप जान गए होगे क्या है इस पूरे चैप्टर में, यानी कि लगभग आ गया होगा चैप्टर 1, और नोट्स वोट्स बना लीजिएगा ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि वो कुछ पढ़ ले सेल के बारे में जान जाए, कैसे एनर्जी मिलती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।